हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम्स के लिए रेकी हीलिंग सीखना मस्ट क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है इस हीलिंग रेकी हीलिंग प्रैक्टिस को सीखना। जैसा कि मेरे पास सिर्फ एक ही रीज़न था रेकी हीलिंग को सीखने के लिए, और वो था एंगर इश्यूज़। अब हुआ क्या कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के तुरंत बाद मेरा जो कंट्रोल था एंगर पर, वो डिवाइन ने रिमूव कर दिया। सो अवेकनिंग से पहले तक क्या होता था कि जब भी मुझे गुस्सा आता था ना, और जो आता था फ्रीक्वेंट, क्योंकि टॉलरेंस कभी भी रही नहीं है गलत चीज़ों के लिए, तो गुस्सा ज़रूर आता था, लेकिन कभी भी ना गुस्से में किसी दूसरे इंसान का नुकसान नहीं हुआ। और हमेशा से मैंने लोगों को ना माफ़ करना ज़रूरी समझा, इसलिए नहीं कि वो डिज़र्व करते थे, इसलिए क्योंकि मैं अपनी पावर से अवेयर रही हूँ। मेरा ये था कि अगर मैंने किसी को पनिश किया तो उसे रियल हेल यहाँ धरती पे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और मुझे ये था कि ये पावर्स मेरे पास है, दूसरे लोगों के पास में नहीं है। कल को ऐसा ना कि मुझे गिल्टी फील होने लग जाए कि भाई मेरे पास पावर्स है इसलिए मैंने दूसरों को पनिश कर दिया, है ना। तो ये कहीं भी थॉट प्रोसेस था मेरा, तो जिस वजह से मैं लोगों को हमेशा माफ़ कर देती थी और वहाँ से हट जाती थी कि नहीं, मुझे कभी किसी को पनिश ना करना पड़े। लेकिन डिवाइन का एक जो स्पेसिफिक रिमाइंडर होता था कि नहीं, यू हैव टू पनिश रॉन्ग एंड ईविल पीपल, के जन्म ही हुआ है पनिश करने के लिए लोगों को ना, कि पनिश करना है जितने भी बुरे लोग हैं। और तो मैं ना रिप्लाई नहीं करती थी, जब भी मुझे डिवाइन ये बात बोलते थे तो मैं चुप हो जाती थी। और जब भी मैं गलत बुरे लोगों को माफ़ करती थी ना, हट जाती थी वहाँ से, उनको कुछ ना बोलना और ऐसे ही छोड़ देना, तो डिवाइन मुझे टॉन्ट ज़रूर मारते थे कि तुम बख्श दो, हम थोड़ी ना बख्श देंगे। और मैंने हमेशा से देखा है लोगों को पनिश होते हुए जब जब मैंने उन्हें बख्शा है। तो मैंने कभी नहीं देखा कि डिवाइन ने कभी भी, अगर किसी ने मेरे अगेंस्ट में कुछ कहा हो, कुछ करने की कोशिश करी हो, या कुछ हिडन वे में जो भी चीज़ें करने की कोशिश करी गई हैं, तो वहाँ पे भी किसी को नहीं बख्शा गया। एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो मैं कह सकूँ कि हाँ भाई कोई बच गया हो उस बुरे कर्म फल से। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं वो फिर चाहे वो किसी भी एज और जेंडर का इंसान क्यों ना रहा हो। तो लेकिन ये रिमाइंडर मेरे लिए होता था, और जैसा कि मैंने सुना ही नहीं डिवाइन की बात को, मैं हमेशा से लोगों को माफ़ कर देने में इंटरेस्टेड होती थी कि नहीं, छोड़ दो, जाने दो। तो अब अवेकनिंग के बाद चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई। जब मेरे से वो एक्सेस डिवाइन ने ले लिया, जो कंट्रोल मेरा होता था गुस्से पर, तो उसके जाने के बाद ना मेरे लिए एंगर को कंट्रोल करना एकदम इम्पॉसिबल हो गया। अब जब भी गुस्सा आता था ना अवेकनिंग के बाद में, तो वो कोई भी है, फिर स्पेशली गलत इंसान, अगर किसी ने कुछ भी बोला है ना, तो फिर उसको उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि मैं तो शांत रह नहीं पा रही थी। और फिर वो मैं उसे बोलूँगी ज़रूर कुछ ना कुछ, और उसके बाद उसकी लाइफ में जो तांडव मचेगा ना, फिर वो कहने लायक और देखने लायक होता था। तो मुझे तो यार ये होना नहीं चाहिए। तो मेरी कोशिश थी कि ऐसा किसी के साथ ना हो, और इस वजह से ना मैंने क्या किया, खुद को ना लोगों से सेपरेट कर लिया कि नहीं, ये टाइम बड़ा सेंसिटिव है, कुछ भी हो सकता है। और आए दिन मेरा ना खुद से ऐसे सवाल होता था कि मैं क्या हो गई हूँ अवेकनिंग के बाद में, और ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। क्योंकि अब सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि मैंने कहा क्या ही हो रहा है, दूसरी दुनिया, मतलब कम्युनिकेशन तो एक चीज़ अलग है कि डिवाइन कम्युनिकेशन और स्पिरिट कम्युनिकेशन, वो तो बचपन से क्लियरली रहा है, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ होने लगी थी ना अवेकनिंग के बाद में। और उसके पीछे कई सारे रीज़न ऐसे थे कि मेरे बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो कि सस्पेंड कर दिए गए थे, जो बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज़ मैं इनर वर्क कर नहीं पाती। लेकिन बहुत सारी ऐसी पावर्स थी जो एक्टिवेट कर दी गई थी अवेकनिंग के बाद में, और उनको हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। क्यों? जैसे मैं एक बात बताती हूँ कि अगर कोई इंसान बैठ के मेरे बारे में गॉसिपिंग कर रहा है, कहीं भी बैठा है, सेम कंट्री में, दूसरी कंट्री में, या किसी और स्टेट में, और मेरी उससे बात नहीं होती है, फिर भी वो इंसान मेरे बारे में क्या बोल रहा है मैं उसको कंप्लीटली सुन पा रही थी, वो क्या क्या बोल रहा है, डिट्टो एग्जैक्टली वर्ड्स। और वो मेरे को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। जैसे मतलब ऑल ऑफ अ सडन अगर मेरे बारे में कोई ऐसे बोला तो मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता था। अब सोचो, मेरी उस इंसान से बात भी नहीं हो रही और वो मेरे बारे में इस तरह से बातें कर रहा है, जबकि उस इंसान से कनेक्शन खत्म हुए, डिस्टेंस मेंटेन हुए बहुत काफ़ी टाइम हो गया, 6 महीने साल भर हो गया स्टिल। तो इन चीज़ों से ना मेरी एनर्जीज डिस्टर्ब हो रही थी। अब इससे क्या होता है, अगर जो गॉसिपर्स होते हैं वो इस तरह से ना आपसे एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहने की वजह से आपकी एनर्जीज को सक कर रहे होते हैं अनइंटेंशनली। मतलब अब आप देखोगे, अगर आप किसी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं हो और कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, तो वो आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है और आपकी एनर्जीज ड्रेन हो रही हैं। तो उन चीज़ों पे गुस्सा आना ऑल ऑफ अ सडन और एनर्जीज का हेवीली ड्रेन होना, ये बहुत बड़ा इशू हो गया था मेरे लिए। और वो हर चीज़ जो भी बोल रहे हैं वो सब सुनाई पड़ रहा है। तो मैं बार बार ना डिवाइन को डिस्टर्ब करती थी, इस एक्सेस को ना बंद कर दो, मुझे नहीं चाहिए। तो और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी जो कि बहुत ही अलग थी, वियर्ड एक्सपीरियंसेस थे कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्या हो गई हूँ, कहाँ मेरी ज़िंदगी पे सारा कंट्रोल मेरा होता था
और अवेकनिंग के बाद में ऐसा लगा जैसे सारा कंट्रोल चला गया है। और उसके बाद में कुछ और भी बहुत स्पेसिफिक हो रहा था जो अभी तक मैंने किसी से शेयर नहीं किया है, स्पेशली ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो मैं अब अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तक ना शेयर करने के पीछे रीज़न था क्योंकि गाइडेंस थी। सो रेकी सीखने का जो रीज़न था वो था रेकी दिस एंगर इशू ओनली। और अब क्या होता था कि जैसे कि जब अवेकनिंग हुई है, उसके मार्च 2020 में अवेकनिंग हुई है और 22 मार्च से मुझे याद है कि मेरा वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था। अब वर्क फ्रॉम होम जैसे स्टार्ट हुआ एंड देन ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मेरे साथ हर न्यू मून एंड फुल मून पर होने लगी। जैसे कि मेरा जो विजन है वो ब्लर हो जाना, कि मैं लैपटॉप पे काम करी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या है, कुछ है, एकदम ब्लर हो जाना। और मेरा जो बहुत हमेशा से सेंसिटिव रोल रहा है, मेरी रिपोर्टिंग हमेशा से एक कंपनी के हायर अथॉरिटीज़ को रही है। तो उस टाइम पे मैं वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करी थी। अब क्या हुआ कि न्यू मून फुल मून हर महीने आता है और मैंने कहा ये मैं किसी को बताऊंगी भी तो कैसे बताऊंगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ऊपर से ये मैस्कुलिन है, इनको क्या ही समझ में आएगा। कोई फीमेल है तो फिर भी आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि शायद वो समझ लेगी इन चीज़ों को। तो अब हुआ क्या कि फिर भी मैं ज़बरदस्ती कोशिश कर रही थी काम करने की, मैं कर लूँ, कुछ कर पाई थी, लेकिन कई बार बहुत सारी गलतियाँ होनी शुरू हो गई थी। और मेरे रोल में गलती बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। देखो क्या होता है कि अगर विद इन कंपनी आप गलती करते हो तभी लोग समझ जाते हैं चलो कोई बात नहीं हो गया। लेकिन मेरा रोल ऐसा रहा है कि बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करना, हैंडल करना, और मेरी गलती की वजह से बहुत सारा बिजनेस जा सकता था। तो वो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो गया था कि यार ये हर न्यू मून फुल मून पर होता है और ये होना नहीं चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रिज़ाइन कर देती हूँ, लेकिन रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। तो अब उनको फिर मैंने क्लियरली बता दिया, मैंने इनको मैं क्या घुमा फिरा के बताऊंगी। और कितना अजीब हो गया था कि कोविड में लोगों की जॉब्स जा रही थी और मैं बहुत हाई ग्रोथ मैंने एक्सपीरियंस किया अपने करियर में, स्पेशली फाइनेंसेस में कोविड के टाइम पर। तो जब रेजिग्नेशन मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ और मैंने को फिर उनको क्लियरली बता दिया कि अगर मैं कोई बहाना मारूंगी, बिना कोई एक्सक्यूज़ दूंगी कि कुछ और रीज़न है रेजिग्नेशन का, तो शायद ये फिर मुझे कन्विंस कर लेंगे। तो मैंने उनको क्लियरली बता दिया कि ये हो रहा है और ये आगे भी होगा। तो अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बोला कि आपको जो करना है आप कर लो, चाहे छुट्टी लेनी है, रेस्ट लेना है, जो आप डिसाइड करो। तो कोविड टाइम में क्या हुआ कि मैं हर न्यू मून फुल मून पर या तो हाफ डे में होती थी या तो मैं फुल डे लीव पर होती थी। अब देखो फुल मून एंड न्यू मून हर महीने आता है, एक तो वो 2 छुट्टियाँ, प्लस में मेरे रोल में मैं अकेली थी तो मेरा काम कोई और हैंडल कर नहीं सकता था। फिर सारा वो लोड मेरा जाता था वाइस प्रेसिडेंट पे और उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम होता था। अब क्या हुआ कि जो काम तो चलो हैम्पर हो ही रहा था, लेकिन तो ये न्यू मून फुल मून पर जो मैं 2 छुट्टियां ले रही थी, प्लस में बाकी जो स्पिरिट अटैक की वजह से मुझे जो हेल्थ इश्यूज हो रहे थे उसकी वजह से मैं मंथ में एटलीस्ट वीक और 10 डेज पर छुट्टी पर होती ही थी। अब आप समझ रहे हो ये एक बंदा है जो अपना काम तो हैंडल कर ही रहा है, उसके बाद बहुत बड़ी टीम है उसके पास में, ऊपर से मेरा भी सारा काम वही हैंडल करेगा। एंड मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि 2-3 ये लोग थे, डायरेक्टर, CEO एंड देन वाइस प्रेसिडेंट, किसी ने कुछ नहीं बोला सबने एक्सेप्ट कर लिया कि जो आप करो, है ना। एंड देन उसके बाद में अब ऐसे मैंने इतने 12 साल के करियर में कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी। और लीव्स तो मंथ में 1 वीक की लीव आपको कौन ही देता है, और न्यू मून फुल मून पे तो सोच ही नहीं सकते आप। बट मैंने क्लियरली बताया तो मेरे साथ ये बहुत सरप्राइजिंग था कि सबने हर बात को मान लिया, लेकिन रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ मेरा। लेकिन अब होता क्या था कि जो मेरा एक वाइस प्रेसिडेंट था ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी था। तो अपना जो काम था वो तो चलो वो दे दे, वो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको इनसिक्योरिटी की वजह से वो अपने नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को रोक नहीं पाता था। तो वो उससे क्या होता था कि मेरी जो एनर्जीज होती थी वो डिस्टर्ब ज़रूर होती थी। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट हो गया था एनर्जी का डिस्टर्ब होना। और अगर एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो मैं पर्टिकुलर अगर अपनी बात करूँ तो मैं इनर वर्क कर नहीं पाती थी, उस पर स्टॉप लगता था। तो मुझे था भाई कि ये रुकना नहीं चाहिए, ये इनर वर्क मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और मेरे पास जो रीज़न थे वो थे, सबसे बड़ा रीज़न था एक तो जो मेरा हेल्थ इश्यूज़, उसके बाद दूसरा रीज़न था एंसेस्ट्रल कर्स, जो ब्लड लाइन कर्स थी उसका रिमूवल मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी बन गया था। क्योंकि अब जब सारे इवेंट्स को मैंने नोटिस किया एंड देन देखा कि इसका रिमूवल बहुत ज़रूरी था। और अगर जनरेशनल ट्रॉमा हो ना, उसको एक बार हील करना, रिमूव करना स्टिल ओके है, इजी है, लेकिन जनरेशनल कर्स है तो बहुत बड़ा इशू है। बिकॉज वहाँ पे एक अलग ग्रुप ऑफ ईविल सोल्स होती है जो अटैक करने के लिए बैठी होती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था मेरे लिए और वो स्कैरी भी काफ़ी हो गया था।
लेकिन मेरे लिए था कि मुझे करना है तो करना है, और मैं एक स्टबर्न इंसान की, मैंने रुकना तो नहीं है। तो ये स्पिरिट्स के जो ट्रिक्स थे ना कि गुस्सा दिलाना सो दैट मैं अपना एनर्जी वर्क बंद कर दूँ, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी प्रेयर्स भी होती थी। अब जो कर्स रिमूवल का प्रोसेस है उसमें प्रेयर्स हैं, रिचुअल्स हैं, और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो फॉलो करनी होती हैं। तो मैं कर ही रही थी, और इन चीज़ों से इतना फ़र्क पड़ता है ना कि मतलब मुझे अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट इतना बड़ा काम मेरे थ्रू हो गया। और उसके बाद जो पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले फैमिली में, ब्लड लाइन में, वो बहुत अमेजिंग थे। कर्स रिमूवल के बाद के जो एक्सपीरियंसेस हैं, आई होप कि शायद मैंने किसी पर्टिकुलर वीडियो में शेयर भी किए हैं। सो मेरे लिए जो रीज़न था कि अब जैसे कि बार बार गुस्सा आ रहा था, अब गुस्से को रोकना, कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल हो गया था मेरे लिए। लेकिन रेकी हीलिंग मेरे लिए एक ऐसा टूल मुझे मिला, स्पिरिचुअल टूल, जिससे मैं एंगर को विद इन 24 to 48 आवर्स हील कर लेती थी। और हाँ, साथ साथ मैं अपना ग्राउंडिंग ज़रूर करती थी, जैसे बेयरफुट वॉक करना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने कई बार ये भी प्रैक्टिस किया कि मैं बाकी सारी प्रैक्टिसेस को रोक दूँ, सिर्फ रेकी हीलिंग कर लूँ एंगर को काम करने के लिए, तो वो काम करता था। अगर मैंने रेकी नहीं किया और बाकी सारी प्रैक्टिसेस करी है तो फिर वो काम नहीं करता था। तो मुझे वहाँ रियलाइज़ हुआ कि रेकी हीलिंग मेरे लिए कितना बड़ा पावरफुल टूल है जो एंगर एनर्जी को काम करने के लिए। क्योंकि अगर आप एंगर एनर्जी में हो तो स्पेशली मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, ना मैं प्रोफेशनल वर्क कर सकती हूँ, ना ही मैं पर्सनल वर्क कर सकती हूँ। और अवेकनिंग के बाद में इतने सारे रियल्म के लोग भी कनेक्टेड थे कि वो मुझे गुस्सा आना मतलब उन्हें गुस्सा आना, और वो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी थी अवेकनिंग के बाद, और इतने सारे एक्टिवेशंस जो हुए हैं उसकी वजह से भी बहुत बार ना फिजिकल इश्यूज होते थे। मतलब फिजिकल हेल्थ ऐसा लगता था जैसे कि मैं बचूंगी नहीं, इतना ज़्यादा पेन मुझे होता था बॉडी में, फिजिकल बॉडी में। लेकिन वो एक्टिवेशन की वजह से भी होता था, और अपार्ट फ्रॉम की जो स्पिरिट अटैक हो रहे हैं तो उसके कई सारे रीज़न होते थे। अच्छा, अब इन सबको एक बार साइड भी कर दो तो मेरे साथ ना कुछ एक अलग लेवल पे इशू था जो कि ट्विन फ्लेम की तरफ से था, जो अभी तक मैंने शेयर नहीं किया है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आज का क्या है कि अभी तक मैंने कई सारे वीडियोस शेयर किए हैं रेमेडीज़ पे, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए मस्ट हैं, आप उनको करना शुरू कर दो। और अब इमिडिएटली रेकी हीलिंग आप सीखना शुरू कर दो। आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे रेकी के। देखो, मैं तो नहीं अभी सिखा पाऊंगी रेकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें, इतना मेरे पास टाइम नहीं पॉसिबल होगा। और क्योंकि अभी मुझे गाइडेड है अब मेरी ट्विन फ्लेम स्टोरी को शेयर करना, क्योंकि उसके बाद जो इनर वर्क मैं शेयर करूँगी ना, मेन इनर वर्क तो वो एनर्जी वर्क है, जहाँ पे आप एक्चुअली में बड़े सारे इश्यूज़ को हील करना खुद से सीखेंगे, रिमूवल सीखेंगे। लेकिन उसको सीखने से पहले ना आपके पास मेंटल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है क्या चीज़, इस जर्नी में क्या क्या होता है, और क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या नहीं होता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे ना बड़ी सारी चीज़ें इंटेंशनली स्प्रेड करी गई हैं ईविल फोर्सेस की तरफ से, जो लोग यहाँ एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन फॉर्म में। प्लस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं भी होती हैं, वो भी बताई जाती हैं। अब वो इंटेंशनली भी है और अनइंटेंशनली भी है, और इसके पीछे एक रीज़न और भी है जो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी। जब तक आपके पास मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी कि ये कनेक्शन है क्या चीज़, और जिस वर्क को आप करने जा रहे हो, जो एनर्जी वर्क मैं आपको कराऊंगी ना, उसका जो आउटकम होता है, जो रिजल्ट होता है, वो अगर आपको प्रॉपरली एक्सपीरियंस करना है तो मेंटल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में लोग एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं कि एनर्जी वर्क करने से या फिर और किसी तरह का हीलिंग वर्क करने से आपका रीयूनियन हो जाएगा। तो मैं एक्चुअल में अब क्लैरिटी दूंगी कि होता क्या है, व्हाट इज़ सेपरेशन एंड व्हाट इज़ रीयूनियन इन दिस कनेक्शन। और ये मुझे सिर्फ अपनी जर्नी के थ्रू ही पता है, उससे पहले नहीं पता था। तो इतना जो टाइम लगा, अच्छा हुआ इतना टाइम लगा, सो दैट अब बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। और अब से क्या होगा कि मैं अपनी वो स्टोरी शेयर करूँगी, वो स्टोरी हर रियल ट्विन फ्लेम के लिए मस्ट है, इन केस अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो इन पेनफुल एनर्जी से खुद को निकालने के लिए। आप जहाँ से भी रेकी सीख सकते हो। रेकी के कई सारे लेवल होते हैं और कई तरह की रेकी प्रैक्टिसेस होती हैं। आपको सिर्फ अभी बेसिक लेवल का रेकी वर्क रिक्वायर्ड है। क्योंकि इसमें कई सारे रिचुअल्स मैं आपसे कराऊंगी जो स्पेसिफिक डेज के लिए होंगे। अब उन रिचुअल से क्या होगा, पर्टिकुलर आपकी डीप फिजिकल क्लेंजिंग होगी और एनर्जी क्लेंजिंग होगी। उसके बाद आप एक्चुअल में महसूस करेंगे कि एनर्जी वर्क को करने से कितना रिलैक्स आपको फील होता है। और ये आप खुद से करेंगे, मैं आपके बिहाफ पे खुद कुछ नहीं करूँगी, आपसे करवाऊँगी। क्योंकि आपकी जर्नी है, यहाँ पे इस जर्नी में ऐसा बहुत कुछ होता है जो सिर्फ आप ही एक्सपीरियंस कर सकते हो, कोई और आपके बिहाफ पे एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। बहुत सारी ऐसी गाइडेंस होती है जो सिर्फ आप ही को डिवाइन देते हैं।
चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू हो या डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, कुछ भी हो। जनरली जो लोग अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते, नहीं फॉलो करते, उनको बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो स्लीप के थ्रू दिए जाते हैं। लेकिन अभी तक मैंने जो देखा है कि सारे लोग, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, वो दूसरे इंसान पर फोकस्ड हैं, रीयूनियन पर फोकस्ड है, इसलिए उनको वो सारे इग्नोर कर देते हैं। सो मैं अपनी जर्नी के ही एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी आप लोगों से, सो दैट आप अपनी जर्नी को समझ सको और अपनी हीलिंग कर सको। किसी और से ये एक्सपेक्टेशन मत लगाना कि कोई और आपकी हीलिंग करेगा आपके बिहाफ पे, उससे आपको सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन ही मिलेगा। और यहाँ पे मेरी ड्यूटी है आपको ऐसे तरीके बताना जिससे आप अपनी करंट की एनर्जीज को तो हील कर सको, इन फ्यूचर कभी कोई ऐसा इशू होता है तो उसको भी आप हील कर पाओगे। अब जैसे क्या होता है, एंगर पे मैंने मास्टरी कर ली, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इन केस कभी अगर गुस्सा आ गया तो मुझे पता है वो भी तुरंत मैं नहीं काम कर पाऊंगी। तो अभी तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मुझे रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सोल मिशन की वजह से भी मुझे बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल लगाना पड़ा, जो मुझे डिवाइन कब से बोल रहे थे और मैं सुनती नहीं थी। बट अभी बहुत सारी क्लैरिटी है, सो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को मुझे ध्यान रखना पड़ता है। सो मैं आपसे अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी। सो आई होप कि आज का मैसेज क्लियर है कि आपको रेकी हीलिंग सीखनी है। उसके बाद जो मैं आपसे रिचुअल्स कराऊंगी वो मस्ट होंगे, एंड वो रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े से टफ ज़रूर होंगे, लेकिन उसके बाद आपको बहुत हेल्प होगी। और चक्रा हीलिंग के वैसे भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। चक्रा हीलिंग के क्या और कितने कैसे कैसे बेनिफिट्स होते हैं ये आप गूगल कर सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगा। चक्रा हीलिंग जो आप रेकी के थ्रू करते हो, देखो चक्रा हीलिंग वैसे आप अफर्मेशन के थ्रू और भी बड़ी सारी टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू कर सकते हो, लेकिन जो रेकी है, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, ये बड़ा क्विक हेल्प करती है। एफर्मेशंस में फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मेरे लिए एक इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला टूल है रेकी हीलिंग, और मुझे इंस्टेंट रिजल्ट्स की आदत रही है, तो इसलिए भी गाइडेड था मुझे रेकी सीखना, और मैंने मार्च 2020 में ही सीखा था। सो आई थिंक विद इन 5 days to 1 week में मैंने बेसिक लेवल सीखा था। बेसिक के 3 लेवल सीखे थे, उसके बाद मैंने और भी कई तरह की रेकी सीखी है, लेकिन वो गाइडेड ही थी कौन सी क्या मुझे सीखनी थी। अभी आपके लिए बेसिक लेवल ज़रूर रिक्वायर्ड है, इनकेस अगर आप तीनों लेवल नहीं सीख सकते हो और बाकी लेवल नहीं सीख सकते हो तो एटलीस्ट बेसिक लेवल तो आप सीख ही लो। और मेक श्योर कि इसको जब भी आप सीखो तो प्रॉपर सीखो, हवा में नहीं उड़ा देना है। थोड़ा सा सीखा फिर छोड़ दिया तो वो चीज़ें काम नहीं आएंगी। चीज़ों का प्रॉपरली पता होना बहुत ज़रूरी होता है। और रेकी के बहुत सारे कोर्सेज आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएंगे, आप गूगल कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।